नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्शन 40 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन इंपोजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ लैंड। 3 पैरा है इस सेक्शन में, है ना। सेक्शन 40 क्या चीज है इसमें? 3 पैराग्राफ है, पैरा 1, पैरा 2 और पैरा 3। तो पैरा 3 को यहां ना लिखते हुए पैरा 1 के साथ भी आपको पैरा 3 पढ़ना है और पैरा 2 के साथ भी आपको पैराग्राफ 3 पढ़ना है। ये इस तरीके से आपको ये सेक्शन 40 पढ़ना होता है। वेयर फॉर मोर बेनिफिशियल, मतलब जो अल्टीमेटली है ना वो कॉमन है दोनों का जो बेसिक कंसेप्ट ये अलग अलग है ना। ये थर्ड पैरा आसान है समझना, लेकिन ये दोनों थोड़ा सा मुश्किल होता है। आइए इनको आसान बनाते हैं। वेयर फॉर मोर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ हिज ओन इममूवेबल प्रॉपर्टी। पहली बात तो सेक्शन 40 जब भी एग्जाम में आया कभी भी पढ़ो तो रीड विद सेक्शन 11, जहां पर मना बोला है कि आप किसी व्यक्ति के एंजॉयमेंट के ऊपर जब आप प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप इसको इस तरीके से यूज करोगे। मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी बेचो और किसी को बोलो कि तुम यहां पर केवल रहोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। उसके एक्सेप्शन वहां पर भी है और यहां पर भी है। वेयर फॉर मोर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ हिज ओन इममूवेबल प्रॉपर्टी। अभी आप समझना, एक व्यक्ति ये है और 2 व्यक्ति ये है। भाई का नाम ए है, बी है और सी है। ए ने प्रॉपर्टी बी को दी है, ये ए का घर है। ये ए का घर है। ए ने प्रॉपर्टी किसको बेच दी है? बी को बेच दी है और बी अल्टीमेटली उसको सी को बेचने वाला है। कहानी क्या है? कहानी है वेयर फॉर मोर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ हिज ओन इममूवेबल प्रॉपर्टी। यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर इस ए व्यक्ति की बात की जा रही है। ये हीज कौन है? हीज ये व्यक्ति है। फॉर मोर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, अब बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक पास में इसका छोटा सा घर बनाना पड़ेगा, है ना। ये इसका घर है जो ए ने अपने पास रखा है और ये घर क्या करा? ये घर किसका है? ये घर ए का है और ये घर किसना है? ए ने क्या कर दिया? बी को सेल कर दिया, है ना। ठीक है, मतलब ए के 2 घर थे, ए ने बी को सेल कर दिया और बी किसको सेल कर रहा है? फाइनली सी को सेल कर रहा है। ये 2-3 चीजें आपको सेक्शन पूरा क्लियर हो जाएगा। वेयर फॉर मोर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ हिज ओन, फॉर मोर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट। मान लो इस मकान का नाम रखता हूं मैं 1, इस मकान का नाम रखता हूं मैं 2, है ना। तो वो बोल रहा है फॉर मोर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ हाउस 1 हिज ओन, है ना। और थर्ड पर्सन, अब थर्ड पर्सन कौन है? थर्ड पर्सन भी खुद ही है। अरे सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, अब थर्ड पर्सन ये कब है? जब इन दोनों के बीच एग्रीमेंट हो रहा है ना, तो इन दोनों के एग्रीमेंट की बात हो रही है, बेसिकली इन दोनों की डील की बात हो रही है और वहां पर बोला जा रहा है। मतलब सेक्शन जो बना है ना वो यहां के लिए बना है। वो बोल रहा है कि ए अपने मकान के बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है ना। थर्ड पार्टी, ये थर्ड पर्सन है यहां पर। अब पढ़ते, अ थर्ड पर्सन है इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी इंटरेस्ट, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं प्रॉपर्टी में, है ना। इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी इंटरेस्ट इन द इममूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, प्रॉपर्टी किसकी है? वो आज बी की है। और ऑफ एनी इजमेंट, या कोई इजमेंट है या कोई बेनिफिशियल एंजॉयमेंट है। अ राइट टू रेस्ट्रेन द एंजॉयमेंट इन ए पर्टिकुलर मैनर ऑफ द लेटर प्रॉपर्टी। वो क्या कर सकता है? वो इस प्रॉपर्टी के ऊपर, जब प्रॉपर्टी इसने बेची होगी तो उसके ऊपर क्या लगा होगा? रेस्ट्रिक्शन लगाया होगा। और वो रेस्ट्रिक्शन लगाने का हकदार है, उसकी प्रॉपर्टी है। वो रेस्ट्रिक्शन कब लगा सकता है? वो रेस्ट्रिक्शन तभी लगा सकता है जब अपने किसी इममूवेबल प्रॉपर्टी के बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए उसको वो रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ रहा हो। मतलब इसका घर पास है, इसलिए इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन वो लगा सकता है कि भैया यहां से जो नाला निकलता है ना, नाली निकलती है, वटेवर या फिर रास्ता निकलता है, इस रास्ते पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे, नाली बंद नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे। और ये क्यों नहीं करोगे? क्योंकि इसके बाद मेरा घर है, मेरे बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए तुम ये नहीं करोगे। आप क्या कर रहे हो? आप उसके ऊपर नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन यहां पर लगा रहे हो। रेस्ट्रिक्शन किसने लगाई है? ए लगाई है। तो ए ने बी को रेस्ट्रिक्शन के साथ बेचा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने खरीदा है विद रेस्ट्रिक्शन खरीदा है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर जब बी ये मकान सी को बेचता है तब सी सवाल जवाब करेगा, ऐसा थोड़ी होता है भैया, जमीन मेरी, सब मेरा, पूरा अधिकार मेरा।
तो उसके लिए बनाया गया है ये सेक्शन 40। मतलब बनाया किसके लिए गया है? ये सी को समझाने के लिए बनाया गया है कि देख बेटा, तेरे विरुद्ध भी इसकी कार्रवाई की जा सकती है, तुझसे भी इसका जो अधिकार है ये वो ले सकता है। अब इसका सीधे पढ़ना पैराग्राफ 3। सच राइट और ऑब्लिगेशन तो पैरा 2 में, सच राइट मे बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट ए ट्रांसफर विद नोटिस देयर ऑफ और अ ग्रेटिट्यूस ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयर बाय। अब सवाल ये है कि जो ये रेस्ट्रिक्शन है ना, ये रेस्ट्रिक्शन सी के ऊपर कब एप्लीकेबल है ना? सी कब इन रेस्ट्रिक्शंस को मानने के लिए बाध्य है? सच राइट मे बी इन्फोर्स, राइट को इन्फोर्स करेगा ए, चूंकि मालिक है। ही विल इन्फोर्स राइट अगेंस्ट सी व्हेन अगेंस्ट ए ट्रांसफर विथ नोटिस। जब इसको नोटिस होगा ना, तब क्या करना है भैया? आपको इसकी बात मानना है, आपको वो नाली की जगह आपको वो रास्ता देना पड़ेगा। वेरी गुड। अगला विद नोटिस और अ ग्रेटिट्यूस ट्रांसफरी, मतलब विदाउट कंसिडरेशन वाला व्यक्ति है ना, मतलब फ्री पॉकेट वाला। मतलब बी ने सी को क्या करा? प्रॉपर्टी फ्री में दी। जब प्रॉपर्टी आपको फ्री में मिली है ना, तो वेदर यू हैव नोटिस और यू डोंट हैव एनी नोटिस, दोनों ही कंडीशन में आपको एक ही बात मानना है। ये अपने अधिकारों का यूज हर उस व्यक्ति के खिलाफ कर सकता है जिसको नोटिस है या जिसने फ्री में लिया है, चाहे वो नोटिस हो चाहे ना हो। आगे, बट नॉट अगेंस्ट ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन। लेकिन किसके अगेंस्ट नहीं कर सकते हो आप? जिसने कंसिडरेशन दिया है और जिसके पास नो नोटिस था, जिसके पास ना तो नोटिस था और जबकि उसने क्या दिया है? पैसा दिया है। बट नॉट अगेंस्ट ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन एंड विदाउट नोटिस ऑफ द राइट ऑफ डेट ऑब्लिगेशन, राइट ऑब्लिगेशन नॉट अगेंस्ट हिज प्रॉपर्टी इन हिज हैंड्स, है ना? उसके खिलाफ या उसके पास जो संपत्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई आप नहीं कर सकते हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ पैरा 1 एंड पैरा 3 ऑफ सेक्शन 40। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये सेक्शन किसको समझाने के लिए? ये सी है, यहां पर ट्रांसफरी कौन है? यहां पर ट्रांसफरी है सी, ट्रांसफरर कौन है यहां पर? बी। प्रॉपर्टी का पुराना ओनर कौन है? प्रीवियस ओनर ए। इस सेक्शन में हिज कौन है? हिज भी यही है। और थर्ड पर्सन कौन है? थर्ड पर्सन भी यही है। अगर आपको यह पता चल जाए कि बात किसकी किसकी हो रही है, तो यह सेक्शन आपको बड़ी आसानी के साथ क्लियर हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल अपने बैरेक्ट में इन लोगों का एक डायग्राम बना लो कॉपी में और इन लोगों का लाइन लिख दो। कैसे? जैसे बैरेक्ट है ना, वेयर फॉर मोर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1 लिख दो वहां पर। अ थर्ड पर्सन मीन्स द प्रीवियस ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी इंटरेस्ट इन द इमोल प्रॉपर्टी बिकॉज ही हैज सोल्ड द प्रॉपर्टी सो इज नॉट हैविंग एनी अदर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, है ना। अ राइट टू रेस्ट्रेन, इसके पास कोई अधिकार नहीं प्रॉपर्टी में, बट ही हैज राइट टू रेस्ट्रेन द एंजॉयमेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो पर्टिकुलर मैनर बता देना कि मुझे रास्ता चाहिए या मुझे ये चीज चाहिए। इस तरीके से जब आप लिखोगे ना, सच राइट ऑब्लिगेशन देन कैन बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट द इवन सी, बी को तो है ही, सी के अगेंस्ट भी इन्फोर्स कर सकते हो व्हेन ही वाज हैविंग नोटिस ऑफ इट और ही हैज टेकन सच प्रॉपर्टी इन ग्रेटिट्यूस, मतलब विदाउट एनी कंसिडरेशन, बट नॉट अगेंस्ट सच पर्सन। किसके अगेंस्ट आप नहीं कर सकते हो? द पर्सन हु हैज पेड द कंसिडरेशन एंड वाज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ नोटिस रिगार्डिंग दिस ट्रांजैक्शन। आई होप इट इज क्लियर। जब आप अपने बैरेक्ट में चीज को इस तरीके से लिख लोगे, अपनी रफ कॉपी में, अपने नोट्स में इस तरीके से आप लिख लोगे, डायग्राम बनाओगे, एग्जांपल बनाओगे, लाइन लिख लोगे, ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। बैरेक्ट की लैंग्वेज टीपीए टफ इसीलिए क्योंकि बार बार हमको एग्जांपल देखना पड़ता है, बार बार ना उसको प्रैक्टिकल चीजों के साथ हमको जाकर समझना पड़ता है। आसान, एक बार मेहनत कर लो, एक बार समझ लो, उसके बाद अपने बैरेक्ट की लैंग्वेज ही ऐसी बना दो अपनी नोट्स में कि आपको पढ़ते ही पता चल जाए कि सेक्शन का जो कहना क्या चाह रहा है वो। ठीक है, अब इसका पैरा 2 है, सेक्शन 40 का पैरा 2 है, वो भी थोड़ा चतुर पैराग्राफ है, आइए समझते हैं। Where third person is entitled to the benefit of an obligation arising out of a contract and annexed to the ownership of immovable property but not amounting to an interest therein or easement thereon। पढ़ते हैं तो एकदम कि क्या पता क्या ही लिखा है, क्या सोच के लिखा है, पर इसको हमको समझना पड़ेगा कहना क्या चाह रहा है। ए व्यक्ति है,
ए बी से क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, अल्टीमेटली इसको बोलो एग्रीमेंट फॉर सेल। ए सी के साथ क्या कर रहा है, इसको प्रॉपर्टीज ने बेच दी, सोल्ड, बेच दी, क्या करा था इसने, सेल डीड, यहां पर जो डॉक्यूमेंट क्या बनाया होगा, सेल डीड यहां पर तैयार की गई होगी और रजिस्ट्री वगैरह कराई होगी उसकी, और इसमें एग्रीमेंट क्यों बनाया होगा। अब सिंपल सा लॉजिक है, एग्रीमेंट डू नॉट कन्फर एनी राइट अपॉन एनी पर्सन। एग्रीमेंट कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भी उसका अधिकार या इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करता है, दिस इज द लॉ। बट एग्रीमेंट क्या करता है, एग्रीमेंट क्या नहीं करता है, ना आपको कोई राइट देता है ना आपको कोई इंटरेस्ट देता है, लेकिन एग्रीमेंट उसमें एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। ऑब्लिगेशन मींस एवरी ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, और ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई एग्रीमेंट करा है तो आपका ऑब्लिगेशन है कि आप उसको फुलफिल करो, है ना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में इसका केस लगाते बल्कि। तो ऑब्लिगेशन किसका है, यहां पर जो सेलर होता है ना उसका ऑब्लिगेशन है, क्योंकि ए कौन है यहां पर, सेलर है, तो सेलर ए है, तो ए का ऑब्लिगेशन क्या है उस एग्रीमेंट फॉर सेल में, स्पेलिंग गलत हो गई सॉरी, ऑब्लिगेशन, ए का ऑब्लिगेशन क्या है, ए का ऑब्लिगेशन यहां पर यह है कि वो बी से चूंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट करा था तो उसको प्रॉपर्टी क्या करे, बकायदा ट्रांसफर करे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, वो सी को प्रॉपर्टी सेल आउट कर देता है और बी के साथ यहां पर क्या हो जाता है, धोखा यहां पर हो जाता है। अब ये कहानी आपने समझ ली। अब इस कहानी के बाद इस सेक्शन को समझना बड़ा आसान है, आइए पढ़ते हैं। वेयर थर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड, हु इज थर्ड पर्सन इज द क्वेश्चन, हु इज द थर्ड पर्सन, बी इज द थर्ड पर्सन। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है, ए और सी के बीच में कुछ लफड़ा हुआ है, एक ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके अगेंस्ट बी जाना चाह रहा है। वेयर थर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एन ऑब्लिगेशन। बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन मतलब, बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होगा, बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन का मतलब यह है कि ए और बी के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था इसमें इसका ऑब्लिगेशन था, और इस ऑब्लिगेशन जो बेनिफिट क्या मिल रहा था, उसको वो प्रॉपर्टी मिल रही थी। वेयर थर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ एन ऑब्लिगेशन, बेनिफिट इसको मिल रहा था किसका, ऑब्लिगेशन का। ऑब्लिगेशन कहां से आया, एग्रीमेंट से आया, कॉन्ट्रैक्ट से आया। कॉन्ट्रैक्ट लॉ फ्रेम इसीलिए हुआ है कि जब दो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो सेक्शन 37 इंपोज हो जाता है कि अब आपको आपका काम करना है, अदरवाइज वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। वेयर थर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एन ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, और ये ऑब्लिगेशन कहां से अराइज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रहा है जो ए और बी के बीच में हुआ था पहला कभी। एंड एनेक्स्ड टू ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऑनरशिप से उस एग्रीमेंट का, उस कॉन्ट्रैक्ट का लेना देना था। यहां पर वो ये मतलब ये केस, मतलब ये जो सेक्शन का जो पैराग्राफ कहां पर एप्लीकेबल है, ये वहीं पर एप्लीकेबल है जहां पर ऑनरशिप की बात हो और वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, अदरवाइज वो भी एप्लीकेबल नहीं है। बट नॉट अमाउंटिंग टू इंटरेस्ट देयर इन और इजमेंट देयर ऑन। लेकिन जो एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट ने आपको ना इंटरेस्ट दिया कोई, ना आपको कोई राइट दिया, एक ऑब्लिगेशन दिया वो भी सेलर को, और उसने क्या क्या नहीं दिया वो बता रहा है। वो ना तो आपको कोई इंटरेस्ट दिया, लिख चुका हूं, ना आपको कोई इजमेंट दिया, मतलब उस एग्रीमेंट से आपको कोई लेना देना नहीं है ना। वो जो इजमेंट की बात अपन पहले पैरा में कर चुके हैं, इसमें मतलब आपको उस एग्रीमेंट से कोई लेना देना था ही नहीं, केवल इतना लेना देना था कि उस व्यक्ति ने मुझसे पहले उस प्रॉपर्टी का करा था कॉन्ट्रैक्ट, और अब उसने किसी और को बेच दिया, मैं वो थर्ड पर्सन हूं, अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरी ताकत बताई गई है, इसकी ताकत बताई गई है। ये वही कर सकता है जो पैरा 1 में अपन ने पढ़ा था, ये हर उस व्यक्ति के खिलाफ, अगर सी को जो है बात का परचेसर है, अगर इसको नोटिस था तो क्या होगा, जो बी का राइट होगा वो सस्टेन होगा, है ना, इसको प्रॉपर्टी वो ऑर्डर सेटिस्फाइड किया जा सकता है। और क्या होगा भैया, अगर वो फ्री में होगी ना तो भी होगा, पर कब नहीं होगा, जब उसके पास नो नोटिस प्लस कंसिडरेशन, तब आप सी के अगेंस्ट कार्रवाई नहीं कर सकते हो, तब आपकी सारी लड़ाई केवल और केवल ए से होगी। सी जो मासूम है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, पर सी जो चतुर है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और वो सी जिसके पास प्रॉपर्टी निःशुल्क है, फ्री में है, विदाउट कंसिडरेशन है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, चाहे नोटिस हो ना हो। अगर आपने कोई चीज फ्री में ली है तो आपको नोटिस हो ना हो, देखो
सिंपल सी बात है। ये लफड़ा क्यों है, ये लॉजिक क्यों है कि नोटिस फ्री में और इसका क्या फर्क पड़ता है? देखो, अगर आपको प्रॉपर्टी फ्री में मिली है तो आपको कोई किसी भी कंडीशन से मतलब ही नहीं है ना। अगर आप मेरे को आपकी कोई प्रॉपर्टी दो कोई कंडीशन लगा के, तो मैं कंडीशन सुनूंगा ही नहीं कि प्रॉपर्टी तो हाँ हाँ ठीक है सब मान्य है। फ्री में जब व्यक्ति कोई चीज लेता है ना तो कंडीशन वंडीशन नहीं देखता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी चीज को पैसे देता है, कंसिडरेशन करता है, तो वो क्या करता है, भैया इसमें क्या क्या लिखा रहे, ये थोड़ी करूंगा भैया, ये कंडीशन, ये अरे नहीं भैया ऐसा। इसका यह मतलब है जब कोई व्यक्ति फ्री में लेता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कंडीशन उससे, तो इसलिए इसको चूंकि फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए बेटा देखो नोटिस हो कि नोटिस नहीं हो, दोनों ही केसेस में आपको है, आपको नोटिस है या नहीं है, दोनों ही केसेस में आपके अगेंस्ट जो अधिकार है वो रहेगा। ये सेक्शन 40 था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको भी आप वैसे ही इसके नोट्स बनाइए। वेयर ए थर्ड पर्सन मींस बी, जिसके साथ पहले एग्रीमेंट हुआ था, इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एन ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी रिगार्डिंग टू द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए एंड एनेक्स टू ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बट नॉट अमाउंटिंग टू, मतलब कोई दूसरा इंटरेस्ट नहीं है, और इज बीन देयर ऑन, देन such person can, which person, then B can enforce his right even against the C in two cases, जब फ्री में हो या जब नोटिस हो। और कब नहीं कर सकता है, जब नोटिस नहीं होता है और कंसिडरेशन होता है तब वो उसको नहीं करा सकता इन्फोर्स। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 40। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।